जब भी कहते थे तो उनका इतना ही होता था कि संभल जाएगा ना। तो मैं कहता था कि हर सूरत में संभल जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। नींद आती थी? फ्रैंकली नहीं आती थी। नींद के लिए टाइम नहीं बचता था। कहा जाता है कि बड़ी सीक्रेसी रखी गई थी उस समय। क्या वाकई में इतना सीक्रेट मिशन था ये? Absolutely correct. This was such a great event in history, and such a big event being planned and executed was not an easy task. So, therefore, secrecy was required and secrecy was maintained at all levels. कितनी देर पहले आपसे डिस्कस किया गया कि ऐसा कुछ करने जा रही है सरकार? देखिए, ये भी एक सीक्रेसी है, मगर इतना है कि छोटे छोटे हिंट तो आने शुरू हो गए थे, और आइडिया था कि वी आर गोइंग फॉर सम बिग एक्शन, वेरी हिस्टोरिकल काइंड ऑफ एक्शन ऑन ग्राउंड। और हम लोग अपने लिहाज से उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और उसके लिए माहौल तैयार कर रहे थे। मगर इसके लिए इतना ही बोलना पड़ेगा कि इशारों इशारों में बातें काफ़ी पहले इवेंट से आनी शुरू हो गई थी। कभी ऐसा हुआ कि क्लियर कट तरीके से आपको होम मिनिस्टर ने बुला के बताया कि अब ये हम करने जा रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, और ये कितनी देर पहले था ऐसा? देखिए, इतनी बड़ी बातें और इतनी बड़ी लीडरशिप की तरफ से जो आती हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो इशारों में ज़्यादा होती हैं। और हम लोग जब जब भी बात हुई ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, तो हमें आइडिया था, पता था कि हम लोग किसी एक बड़ी कार्रवाई के लिए जो जम्मू कश्मीर के हित में है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, मगर एक ऐसी कार्रवाई जिसका बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत हो सकती है, उस तरह से बातें आती रही। मगर कितना, किस हद तक, कैसे कैसे, मुझे लगता है कि ये आज भी मुझे ज़्यादा बोलना इसके ऊपर वाजिब नहीं है। ऐसा था कभी कि जैसे इनपुट्स लिए जाते थे, जैसे हमने सुनने को मिलता है कि हर ऑफिसर से इनपुट लिए जा रहे थे कि अगर ये एब्रोगेट होता है तो कितना कैजुअलिटी हो सकता है, कितना सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे इनपुट लिए जा रहे थे? मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा था, क्योंकि बड़े लेवल पे बड़े फैसलों को अगर आपने सीक्रेट रखना हो तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की एजेंसीज़ को हेड करते हैं, एजेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं। उनके इनपुट्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं बड़े फैसले से। और उसमें मैं ऑब्वियसली, क्योंकि बीइंग डीजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड बीइंग लीडर ऑफ JNK सिक्योरिटी टीम, बहुत हद तक थिकली इन्वॉल्व था। बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी थी, एग्जीक्यूट करनी थी, और बहुत सारी चीज़ों को मुझे अपने तरीके से अपने नीचे की हायरार्की को लूप में लेकर के कन्वे करनी थी और अपनी ग्राउंड पे तैयारी करनी थी। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने लेवल पे भी कहीं किसी को नीचे ये जानने दिया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं विद इन द पुलिस फोर्स आल्सो। और अगर आसपास इंटरेक्शन होती थी बाकी फोर्सेस के साथ, तो हमें ये था कि यार एक तैयारी, एक अच्छी हमें होनी चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम बहुत बड़ी प्लान बनाएं। और उस प्लान्स का नाम भी हम लोगों ने रखा हुआ था। हम उसको अलग से अलग अलग नाम से आपस में पुकारते थे, और ग्राउंड में किसी को क्या नाम देते थे उसे? मतलब हम उसको ग्रैंड प्लान कहते थे, जी प्लान, ग्रैंड प्लान कह के चलाते थे। जी प्लान के हिसाब से काम करना है, और अगर जी प्लान होगी तो उसमें क्या करना होगा और क्या क्या नहीं है। हमने बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पहले देखी हैं। शोपियां का 2009 का हुआ जो रेप का मर्डर, जिसको एलिगेशन लगाने के बाद बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना। 2010 में फिर सिचुएशन बिगाड़ी गई। अमरनाथ लैंड रोक के ऊपर इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हुआ। उसके अलावा अगर देखें आप तो फिर मच्छल के फिर एनकाउंटर को लेके क्या कहानियाँ चली, फिर मुजफ्फराबाद चलो, कितने लोग मारे गए सैकड़ों की तादाद में। तो हम लोग यही कहते थे कि यार ये एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विद जीरो लॉस ऑन ग्राउंड अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे, तो उस प्लान को ग्राउंड के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, थाना क्या करेगा, चौकी क्या करेगी, सब डिवीज़न के लेवल पे क्या होगा।
कौन आदमी किस जगह को संभालेगा, किस तरह की जिम्मेवारी को संभालेगा, उसके साथ सपोर्टिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जो सीएपीएफ की बैकअप है वो किस तरीके से रहेगी, बाकी अब मान लो फौज है तो किस हद तक कहाँ इस्तेमाल करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, किस सूरत में करेंगे, हर प्लान में कौन सी चीज़ कहाँ फिट बैठती है। तो हमारे पास तो थाना लेवल की मुकम्मल प्लान बना करके बिटवीन मी एंड वन ऑफ माई कॉन्फिडेंस हम लोगों ने सारी अपनी जगह पर रखी हुई थी, और उसी की बुनियाद के ऊपर उसका पन्ना पलटना था कि इस पन्ने के ऊपर ये लिखा है, और ये एरिया हो तो क्या करना है, ये एरिया तो क्या करना है, ये सिचुएशन तो क्या करना है, ये सिचुएशन तो क्या करना है। इसके लिए एसओपीज़ नहीं बनी थी, मगर हमारी एक प्लान थी जिसमें हर एसओपी तय थी, और ये ऐसी एसओपी नहीं थी जिसको हम ग्राउंड पे लोगों को बांट सकें, हर आदमी को नीड टू बेसिस पे। और मैं हर ज़िले में, हर थाने में, हर सब डिवीज़न में थोड़े से दिनों में हर जगह को जाके कवर करना बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे नहीं लगता कि उन दिनों में 24 घंटे में 3 घंटे भी सो पाता था, मतलब दिन को कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, रात को कहीं, इतने थोड़े वक्त में इतना कुछ। और जब यात्रा चल रही थी उस वक्त अमरनाथ यात्रा फुल स्विंग में थी, अभी यात्रा के दिन बचे हुए थे, उसको साथ में संभालना, इस इवेंट के लिए प्लान करना, ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन करना बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट प्लान्स बनाना, ट्रूप्स को लाना, ग्राउंड पे उतारना, और फिर सीक्रेसी मेंटेन करना। मतलब ये कितनी चीज़ें थी जो पैरेलल हमारे लेवल पे फ्लो कर रही थी, और मैं हर किसी के साथ डील कर रहा था, मगर ये भी नहीं कह सकता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। न सीआरपी के ऑफिसर को कह सकता था, न फौज के अफसर को कह सकता था। कोई भी कैसा भी क्लेम कर सकता है कि मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ना मैं तब क्लेम करने की सूरत में था, ना आज क्लेम करने की सूरत में हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लेम नहीं करी जा सकती कि मैंने ये जानता था, मैंने वो। मगर ये अंदाज़ा करें कि जब इतनी बड़ी तैयारी आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, और हर चीज़ ग्राउंड के ऊपर आपको एज लीडर ऑफ द फोर्स एग्जीक्यूट करनी है, किसी और को आप बता भी नहीं रहे, और आप वो सारी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, और सब चीज़ें ग्राउंड के ऊपर थाना लेवल से, सब डिवीज़न से लेवल से आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक, और फिर सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। और कितना बड़ा वो अपने आप में एक काम था। मगर मुझे खुशी है कि हमारे पीछे जो लीडरशिप खड़ी थी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके साथ मैं 1-to-1 इन इश्यूज़ के ऊपर, मगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ तो 1-to-1। कोई ऐसी चीज याद है जो होम मिनिस्टर ने कोई खास इंस्ट्रक्शन दी हो कि डीजी साहब ये चीज आपने देखना है, या कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ कहा? होम मिनिस्टर साहब मुझे लगता है कि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, सुलझे हुए और बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, जिनको अपने काम करने वालों पे फेथ होता है, भरोसा होता है, तो वो फिर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि उनको कोई ऐसी फीलिंग थी जिसमें उनके मन में हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जब भी कहते थे तो उनका इतना ही होता था कि संभल जाएगा ना, तो मैं कहता था कि हर सूरत में संभल जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, संभाल लोगे ना। तो मैं कहता था बिल्कुल संभाल लेंगे, ग्राउंड के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, पूरी पकड़ है, और मुझे भरोसा है कि सारी फोर्सेस हमारे साथ हैं। हम लोग इतना करीबी तालमेल बना के चल रहे हैं कि अगर डीजी का एक इशारा होगा तो फोर्स का कोई, किसी भी फोर्स का कोई ऑफिसर, कोई जवान पीछे नहीं रहेगा। हम एक टीम है, और उस टीम के माफक हम ग्राउंड पे उतरेंगे। और ये उम्मीद भी रख रहे थे, एक खौफ था, एक मन में डर था कि बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर मैंने अपनी 36 साल के करियर में देखे हैं, और ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ ज़िंदगी मौत का सवाल बनता था, और समझ नहीं आती थी कि आज क्या है और शाम को क्या होगा, कल क्या होगा। दिन और रात भी लॉ एंड ऑर्डर में एंगेज रहते थे। और फिर ये इवेंट जो हिस्ट्री में कभी ना हुई हो, और इतनी बड़ी इवेंट को आप एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड पे जा रहे हों, और आपके सर पे सारी जिम्मेवारी हो, सारी फोर्सेस को लीड करना, सारी फोर्सेस को चलाना, सारी फोर्सेस को जिम्मेवारी बांटना, और उस जिम्मेवारी को ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना। नींद आती थी? फ्रैंकली नहीं आती थी। नींद के लिए टाइम नहीं बचता था। और मुझे इतना याद है कि वक़्त का मेरा आईजी बेचारा कभी कभी मेरी गोदी में सो जाता था, हम सफ़र कर रहे होते थे, तो बाद में कहता है सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई। तो मैं कहता था कोई बात नहीं है, मैं भी ऐसे करते। तो नींद बहुत कम आती थी, मगर जब आती थी तो बेहोशी जैसी आती थी, पता नहीं चलता था कहाँ गिर गए, कहाँ पड़ गए। गाड़ी में बैठ के सो लिया, जहाँ बैठे वहीं 10 मिनट सो लिया। बहुत महीने नहीं नींद करी थी। एक और वक्त हमने देखा कि ऑल ऑफ ए सडन हेलीकॉप्टर
मूवमेंट शुरू हो गई। उसके बाद हमने देखा कि लीव कैंसिल हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स रिजर्व पे रख दिए जाते हैं। क्या वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, एक डर पैदा करने के लिए कि लोग बाहर ना निकले? नहीं, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं था, वो एक्चुअली ऑपरेशन था, क्योंकि उस चीज़ में हम लोग विजुलाइज करते थे कि हमारी ज़रूरतों में क्या क्या शामिल हो सकता है। कहीं कोई मास एंगेजमेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, पता नहीं होता है कि ऐसे हालात में कहीं कोई गलत एलिमेंट जिसको आपने विजुलाइज ना किया हो वो एक्शन में आ जाए, या कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाए जो इस हद तक बड़ा हो कि आप उसको संभाल ना पाएँ, और आपको अपनी कंटिजेंसी उस वक्त सारी की सारी अमल में लानी पड़े, हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट करना पड़े, एयर वैक्यूएशन करना पड़े, अपनी फोर्सेस की रीडिप्लॉयमेंट करनी पड़े, क्विक मोबिलाइजेशन करनी पड़े। तो मुझे इतना फ़ख्र और इतना भरोसा ज़रूर था कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को आप रात के 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे जब मर्जी जगा लो, जिस वक्त मर्जी जगा लो, और सिर्फ इतना साउंड कर दो कि सर जहाँ ज़रूरत है। तो फिर अगले दिन वो चीज़ें मुझे नहीं पता कैसे होती थी, मगर मुझे उधर से फ़ोन आता था होम सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से, जब होम सेक्रेटरी साहब खुद के, आपने होम मिनिस्टर साहब से शायद कोई बात करी थी, तो उसके लिए ये सारा कुछ हो गया है, कल ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। अगर कहीं जेल की ज़रूरत पड़ी तो मैं कह के छोड़ देता था कि सर हमारी जेलों की कैपेसिटी नहीं मतलब है। किसी भी वक्त वो आपका रात को भी फोन ले लेते थे? सवाल ही नहीं है, मुझे नहीं पता था वो कब सोते थे। मैं समझता था कि हम नहीं सोते, मगर मुझे लगता था कि वो नहीं सोते, और वो हमेशा अवेलेबल होते थे। और मुझे नहीं पता मैंने रात के किस वक्त उनसे बात करी, और उनकी आवाज़ में कभी लगा हो कि वो सोए हुए मेरे से बात करें, जब वो सो के उठे, जब मैंने उनकी नींद ख़राब कर दी है। और वो हेजिटेशन भी नहीं लगती थी कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनको लेकर के हमेशा होता था कि आप जिस वक्त मर्जी पकड़ लो और अपने मन की बात कह के रख दो। और उसके बाद शायद वो कहाँ कहाँ एक्टिवेट करते थे, मतलब कितनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की, यूनियन होम मिनिस्टर हमारे लिए तो सबसे बड़े वो हैं, और उसके ऊपर तो एक हस्ती ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब भी उनको मर्जी तंग करो, ये नहीं कि कह के छोड़ दिया आपने, उसके बाद जो एक्शन होता था वो काबिल तारीफ़ था। उसके लिए हमें फ़ख्र होता था कि आपने होम मिनिस्टर साहब से बात करी है। अगर कहा कि कल को इस किस्म के जहाज़ इतने खड़े होने चाहिए, तो वो जहाज़ खड़े होते थे सुबह। आपको नहीं पता वो कैसे होता था, कैसे नहीं होता था, मगर उधर से फ़ोन आ जाता था कि आपने ये कहा और ये चीज़ें तैयार हैं, कल को फ़लाँ फ़लाँ आदमी आपसे रब्ता करेगा और सब चीज़ें ग्राउंड पे हो मतलब जाएगी। कि जब आप बात करते थे, उनका आश्वासन मिलता था, जो थोड़ी बहुत घबराहट होती थी वो आपको एक कॉन्फिडेंस में बदल जाती थी। मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सिचुएशन में इतना कुछ इतना जल्दी बदलते हुए देखा, और इतनी अप्रीहेंशंस होती थी। आज एब्रोगेशन हुई तो सब जगह पे बंद जैसा माहौल था। ऑब्वियसली हमें करना था, थोड़ा सा कर्फ्यू रखा, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस थी, और बहुत बड़ा भरोसा था कि हमारी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे साथी, चाहे वो सीआरपी में हों, आईटीबीपी में हों, बीएसएफ में हों, सीएसएफ में हों, एसएसबी में हों, आर्मी में हों, जहाँ भी हों, ये एक टीम है जो एक इशारे के ऊपर सब उठ के खड़े हो जाएंगे। और मुझे 1 साल हो गया था लगभग डीजी बने, उससे पहले मैं 1 साल पहले डीजी बन गया था। तो तब तक टीम बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, और मुझे अपनी टीम के ऊपर बहुत भरोसा था कि मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम कोई भी चुनौती पार करने के लिए तैयार हैं। अपनी पुलिस के ऊपर इतना भरोसा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस कभी पीठ नहीं दिखाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को लेके लोगों की अप्रीहेंशंस थी, दाएं बाएं आगे पीछे, कहीं ना कहीं से ऐसी गलत रिपोर्टिंग थी कि शायद वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे। मगर मैंने जब भी बात करी तो मैंने कहा कि ये फोर्स अपना इम्तिहान ऐसे पास करेगी कि आज तक आपने देखा नहीं होगा। जब आप देखते हैं पीछे, आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि शायद हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जैसे आपने हालात देखे हैं, आप यहाँ कई डिफरेंट पोस्ट पर रहे हैं, बारामूला हो, बात करें आईजी जम्मू रहने, कश्मीर में रहे हैं आप, तो कभी आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया उस समय, की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बिल्कुल पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन हुआ है? कि वक़्त के एक ऑफिसर थे जो दिल्ली से वापस लौटे थे, और उन्होंने कहीं बैठ कर के गलती से एक बयान दिया था, किसी को पूछा था, किसी अफसर को इन कॉन्फिडेंस, कि आपने सड़कों के ऊपर खून बहते हुए पानी की तरह देखा है क्या? तो इत्फाक से वो पुलिस अफसर था, तो उसने ये सुना और बाद में मुझे कहा कि सर किसी एक अफसर ने ऐसा कहा है, और वो दिल्ली से ताज़ा ताज़ा लौट के आया है, तो ऐसा क्या होने जा रहा है कि
सड़कों के ऊपर खून बहता हुआ दिखाई देगा जैसे पानी बहता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही कभी कभी जो लोग जो जिनके को ज़्यादा नहीं देखा समझा होता कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, इनको शायद लगता है कि ये है। तो मतलब जाहिर है कि वो एक सीनियर अफसर था और उसने अगर ये बात कही तो ये बात कहीं चर्चा में आ रही होगी कि सड़कों के ऊपर खून बह जाएगा और ये होगा। और मुझे लगता है शायद कुछ एक इंटेलिजेंसीज की भी इसी तरह की रिपोर्टिंग थी कि वहाँ पर बहुत बड़ा खून खराबा होगा। और मुझे क्योंकि साल भर हो गया था तो उससे पहले बड़े बड़े कमांडर हम लोग न्यूट्रलाइज करने शुरू हो गए थे जिनका नाम था, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। तो हम लोग उनके दफन कफन को लेकर के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के अगुवाई में इतनी सख्ती से काम करते करते एक SOPs के ऊपर अमल करते करते पकड़ में सिचुएशन को ले आए थे कि तब तक भरोसा था। मगर ये डर था कि वाकया में बहुत बड़े रिएक्शंस आ सकती हैं और अगर कोई इतना बड़ा टकराव होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत होगी, वो तैयारी करी थी। मगर आज मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब आप बहुत बड़ा कोई इस तरह का काम करते हैं, लोग आपके साथ ना हों, अवाम आपके साथ ना हो, अवाम आपकी गुडविल में, आपकी इंटेंट में, इंटेंशन में भरोसा न करे तो काम हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि लोग बड़ी जल्दी समझ गए थे कि एक तो वी मेन बिजनेस, हम लोग कोई खेल खेलने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसको समझाना करना वो सियासी लेवल पे कोई समझाने वाला समझाएगा। मगर एग्जीक्यूशन के लेवल के ऊपर एज चीफ ऑफ द पुलिस फोर्स एंड चीफ ऑफ द सिक्योरिटी टीम हमें क्या करना है उसका मैसेज ग्राउंड के ऊपर बड़ा क्लियर था। और फ्रॉम डे वन अगर हमने देखा कि उस वक़्त का जो सबसे बड़े लीडर हैं, अगर उसने भी खुराफात करने की और पब्लिक के सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश करी तो हमने वो सख्ती दिखाई जिसकी मिसाल शायद पहले मिलती नहीं और आगे शायद मिले ना। वो सख्ती इसीलिए करी थी कि आम आदमी जो है उसको मिसलीड करते करते इन लोगों ने जहाँ पर दशकों निकाल दिया, बहुत सारे साल इन्होंने मिसलीड किया। अगर आज फिर इनको मौका मिला 370 को लेके मिसलीड करने का तो शायद ये इस हद तक मिसलीड कर देंगे कि हमारा समझाना, हमारा बुझाना, हमारा बताना बेमाने हो जाएगा। इसलिए वो एलिमेंट जो किसी भी तरह का खुराफात कर सकता था, चाहे वो उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर का लेवल हो, चाहे कोई उसके आसपास कोई भी लेवल हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बाकी लीडर हों, उनको जो सख्ती की ज़रूरत थी वो वक़्त की ज़रूरत थी। किसी को किसी से रंजिश नहीं थी, मगर हालात को ठीक रखना है। हालात की ज़रूरत ये है कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए वो सारा कुछ किया गया जो करना ज़रूरी था। मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम खुराफाती लोगों की 10,000 लोगों की लिस्ट बना के तैयार बैठे थे। और आपने शायद कम सुना होगा कि एक छोटी सी रियासत में, जम्मू कश्मीर जैसी जो रियासत थी, उसमें कोई 3 दिन के अंदर 7,500 8,000 गिरफ्तारियाँ हो जाएं और किसी को पता ना हो कि वो गिरफ़्तार क्यों हो रहा है। आप गिरफ़्तार भी कर रहे हो और किसी को पता भी ना हो कि वो गिरफ़्तार क्यों हो रहा है। नामी ग्रामी पत्थरबाज, नामी ग्रामी इंस्टिगेटर, नामी ग्रामी जो मोबिलाइज़र थे क्राउड्स के, जो हर तरह की सिचुएशन जब बनती थी लॉ एंड ऑर्डर की उसमें आगे बढ़ करके और कुछ बैकग्राउंड में रह के काम करते थे, किसका नाम हमारे पास नहीं था। उस सारी तैयारी हमने करी थी और उस सारी तैयारी की बुनियाद के ऊपर हज़ारों गिरफ्तारियां हम कर चुके थे इवेंट के आने से 3 दिन पहले। और जिस दिन इवेंट आई उस रात तक हम अपना टास्क, मैं समझूं कि 75% मुकम्मल कर चुके थे। देखिए, आप इनके अंडर काम किया आपने, चाहे हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से फारूक अब्दुल्ला के अंडर काम किया है, महबूबा मुफ्ती के टाइम भी, उमर अब्दुल्ला के टाइम, एक पल के लिए आपको लगा कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर है, आज में इनको डिटेन कर रहे हैं हम, तो क्या उस समय आपके मन में चल रहा था? देखिए, हम लोग अपने एक्शन में डिसेंट थे। हम लोगों को किसी के साथ, जैसे मैंने कहा, कि कोई रंजिश नहीं थी। हमें ये था कि हालात कैसे संभालने हैं, हालात कैसे सुधारने हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को तब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया था जब तक वो बगल के होटल में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सेंटीमेंट को वेपअप करने के लिए नहीं पहुंचे थे। तब तक इंतज़ार किया गया। पहली ही रात को जब गुपकार रोड के ऊपर बड़े बड़े लीडरों ने निकल करके मीडिया के आगे नाचना शुरू किया तो हमारे लिए सिग्नल था कि ये आज का नाचना कल के एक बड़े ड्रामे में तब्दील हो सकता है।
इसको आज ही संभाल लेना चाहिए। तो हमें किसी को पूछना नहीं पड़ता था कि किसके साथ क्या करना है। कम से कम ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इतना भरोसा था और इतनी उनकी सपोर्ट थी कि ग्राउंड पे सिचुएशन को ठीक रखने के लिए, लोगों की जान माल का नुकसान ना हो उसको ठीक रखने के लिए हर तरह का वो एक्शन जो ज़रूरी था उसका मैंडेट हमें एक ही बार ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने दिया था कि आप सिचुएशन संभालने के लिए जो करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से करेंगे। कानून के दायरे से बाहर जाके हमने कुछ नहीं किया।